हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन क्या होता है। मान लो एक इंसान है, ये कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, R4, मतलब अलग अलग कंपनी। इसने इसके अंदर क्या करा है, पैसे को इन्वेस्ट किया है। इसने इस कंपनी में या बिजनेस में पैसा लगाया है। तो ये मालिक है, तो इसको पता होना चाहिए ना कि उसके जो इसने पैसा लगाया है वो कंपनी फ़ायदे में जा रही है, घाटे में जा रही है। तो ये पता करने के लिए कंपनी एक चीज़ प्रिपेयर करती है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ये अंडरस्टैंड करता है, समझता है, देन डिसीजन लेता है कि कंपनी में और पैसा लगाना चाहिए या अपना पैसे को बिजनेस से निकाल लेना चाहिए। अब ये समझने के लिए हर इंसान, हर कंपनी क्या करेगी। मान लो ये अलग मेथड फॉलो कर रही है, ये अलग मेथड, ये अलग मेथड। तो इतने सारे अलग अलग मेथड हैं एक ही चीज़ को करने के। तो जो कस्टमर है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, या जो भी यूजर्स हैं, या फिर कह लो यूजर्स, तो उन यूजर्स को क्या होगा, दिक्कत होगा कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अंडरस्टैंड करने में। क्यों? सब ने अलग अलग वो कर रखा है, मेथड फॉलो किया है, तो दिक्कत तो होगी ना सबको कि भाई कोई कंपनी कोई और रूल लगा रखी है, किसी ने किसी और तरीके से कर रखा है। जैसे डेप्रिशिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है WDV और एक होता है SLM। मान लो किसी किसी ने ये फॉलो कर रखा है, किसी ने ये, तो यूजर्स को तो नहीं आता ना इतना। यूजर्स पढ़ा लिखा थोड़ी ना है कि भाई वो सारे मेथड उसको आते हो। तो वो तो उसको क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में दिक्कत होती है। इसलिए ये सब दिक्कत ना हो तो हमने एक कॉमन रूल बनाया जिसे हम कहते हैं गैप, GAAP। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड। कोई भी आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये रूल ऐसा है जो हर जगह अप्लाई होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये गैप बनाया। गैप का मतलब जो जर्नली एक्सेप्ट है, मतलब हर जगह जो वैलिड है। जिसके आधार कार्ड होता है आपका, वो क्या है, हर जगह वैलिड होता है ना, एक गवर्नमेंट ID के प्रूफ में हर जगह वैलिड होता है। तो सेम ऐसे ही बिजनेस के जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब सारे बिजनेस के एक जैसे लगे, ताकि यूजर्स को समझने में आसानी हो। इसलिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो बेसिक रूल्स हैं। क्या है? बेसिक रूल्स जो हर जगह क्या होंगे, सेम होंगे, हर बिजनेस में सेम होंगे। जैसे डेटर्स, आपने पढ़ा, डेटर वो इंसान है जिसको हम सामान उधार बेचते हैं। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे हम उधार में खरीदते हैं। तो ये क्या है, हर जगह सेम वर्ड है, तो हर एक बिजनेस में इनका मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, जो कि हर जगह क्या है, सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। तो हम वो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन जो हर एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। अब बात आ जाती है एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, देखो, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है ना, वो एक जर्नल गाइडलाइन देते हैं या जर्नल लॉ बनाते हैं। जर्नल लॉ या फिर रूल अडॉप्टेड और प्रपोज एज अ गाइड टू एक्शन आ सेटल ग्राउंड और या फिर बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। तो ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। कुल मिला के हमें ये रूल्स रेगुलेशन बताते हैं कि भाई कैसे कैसे हमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, किन किन बातों को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे, ताकि जो यूजर्स हैं उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में दिक्कत ना हो, सारी जगह एक जैसा लगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, डेटर और क्रेडिटर हर जगह मतलब सेम होता है। तो बिजनेस में जो गुड्स लिखा है, गुड्स या स्टॉक, मतलब जो बेचने वाला आपका आइटम है, उसका मतलब हर जगह सेम होगा, हर एक बिजनेस में। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। चलो तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसे कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं?
फीचर्स ये हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड होते हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं ताकि ये क्या है बेस्ट तरीके से सजेशन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। दे रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल, ये क्या है हर कोई अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब जो हमारे प्रिंसिपल है वो क्या है जनरली एक्सेप्टेड है, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, वो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कैसे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, जिसकी वजह से रेलिवेंस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फीजिएबल होता है, ठीक है। कोई भी इस पे भरोसा कर सकता है आसानी से। तो चलो कुछ अब देखते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ क्या है अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट वगैरह। तो पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। मतलब जब भी आपको बिजनेस शुरू करना है ना तो आपको एक 3 वर्ड याद रखने, CAG, G फॉर गोइंग कंसर्न, सी और ए का मतलब मैं आगे बताऊंगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको अज्यूम करना पड़ता है, अजम्पशन मतलब मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम में जाते हो पेपर देने तो आप मान के चलते हो ना कि मैं ब्लैक पेन का यूज़ भी पढ़ सकता है या स्केल का यूज़ भी पढ़ सकता है, तो आप इस स्केल लेके चलते हो अपने साथ। तो वो ये कि एज्यूम कर लेते हैं हम कि हाँ जब भी हमें बिजनेस शुरू करना है, अकाउंटिंग करनी है, तो हमें ये 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है बिजनेस को कंटिन्यू करना है हमेशा जब तक आपको पक्का सबूत ना मिल जाए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई बिजनेस को बंद कर दो, ऐसा नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है। बिजनेस को कंटिन्यू करो फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। बिजनेस को बंद करने का ख्याल आपके बिजनेस आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। C4 होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल and practice once applied shall be applied year after year to meet the qualitative characteristics। कहने का मतलब है जो रूल आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसी को हमेशा ईयर आफ्टर एंड ईयर उसको अप्लाई करो। अगर आपने डेप्रिसिएशन में WDV लगाया है तो हमेशा WDV लगाओ, SLM मेथड लगाया है तो SLM मेथड लगाओ। मतलब जो रूल जो भी तरीका आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसी को हमेशा कंटिन्यू करो, ठीक है। लास्ट आता है ए फॉर एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन का मतलब है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर एंटर इनटू वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज और नोट। ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करनी है जब वो ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे पैसा आपको बाद में मिले चाहे पैसा वो पहले मिल जाए, ट्रांजेक्शन जब होगी जब ही उसको रिकॉर्ड करना है, तो ये कहता है एक्यूरल अजम्पशन कहता है, ठीक है। मान लेते हैं हमने सामान खरीदा, परचेज करा आज 10,000 का, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने 10,000 का सामान खरीदा है चाहे मैं पैसा बाद में दे दूँ, तो ट्रांजेक्शन जब ही मानी जाएगी जब वो हुई है। ऐसे ही सेल सेल जब करोगे जब ही वो रिकॉर्ड होगी, चाहे उसका पैसा पहले आपको मिल जाए या आपको बाद में मिले, जो चीज़ जब होगी जब ही आप मानोगे, ठीक है। वो होता है एक्यूरल अजम्पशन। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि लिखा है मिसेज RSM एंड कंपनी परचेज कंप्यूटर ऑन 1 जनवरी। इन्होंने क्या 1 जनवरी 2022 को कंप्यूटर खरीदा है 5 लाख रुपए का, टू बी पेड ऑन 15 अप्रैल 2022। तो इन्होंने उसकी पेमेंट कब की है, 15 तारीख को। आपने 15 अप्रैल को आपने कंप्यूटर खरीदा है फर्स्ट 1 जनवरी को, ठीक है। जब आपने 3-4 महीने बाद उसकी पेमेंट करी। सिंस द असेट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड हैज़ बीन द प्रोसेस इंक्लूड अ liability to the extent of that amount on 1st January 2022, it must record transaction in the books of account on 1 जनवरी 2022 को ही आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। मैंने जैसे अभी बताया जब आप जो ट्रांजेक्शन जब हुई है आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, चाहे उसका पैसा बाद में दे दो चाहे उसका पैसा पहले दे दो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ट्रांजेक्शन जब हुई है आपको जब ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लास्ट टॉपिक्स हमारे बचे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, एंट्री आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो मतलब आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है।
आपको अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के खाते में करनी होती है, ना कि अपने खाते में। बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो जब भी आप सोचोगे तो बिजनेस की तरफ से सोचोगे, ये नहीं सोचो कि मैं मालिक हूँ। मालिक अलग, बिजनेस अलग, सेपरेट सेपरेट। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, अमृत स्टार्टेड बिजनेस, उसने पैसा लगाया 1 लाख चेक से। सिंस द फर्म हैज रिसीव द अमाउंट, फर्म को 1 लाख रुपए मिले, इट विल डेबिट बैंक अकाउंट, तो उसने क्या करा, डेबिट करा बैंक अकाउंट में और क्रेडिट करेगा अमित को कैपिटल अकाउंट। दस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, ये हो गया अमित, अमृत, ये हो गया इसका बिजनेस। तो अमृत ने बिजनेस को कैपिटल दी, तो बिजनेस हम मान के चलेंगे कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। तो अमृत ने इसको पैसा उधार दिया, तो बिजनेस के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, और अमृत के लिए होगी असेट। तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, अमृत की नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो हम एंट्री पास करते हैं कि बैंक में पैसा आया है, चेक से आया, तो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी का नाम क्या है, अमृत। हम करेंगे अमृत कैपिटल अकाउंट। तो देखा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है इसलिए मैंने क्रेडिट करा। अब बिजनेस के पास पैसा आया है इसलिए मैंने बैंक को क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि पैसा आता है तो डेबिट होता है। यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट होगा अमृत का कैपिटल अकाउंट। ओके। अगला है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट डेट कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, मतलब जिसकी वैल्यू हम मनी में लगा सकते हैं वो चीज़ें आप रिकॉर्ड करोगे, जिसकी वैल्यू हम मनी में नहीं लगा सकते वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको लिमिटेशन में भी बताई थी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है, अगर वो घर पे काम करती है तो आप क्या करोगे, उनकी वैल्यू नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करते हैं। हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू किस में हो, मनी में हो। ओके। अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है लाइफ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो पूरी लाइफ है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया, मतलब एक एक साल में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया 12 मंथ्स में, जो कि क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है भाई, अब बिजनेस की लाइफ हमको नहीं पता कितनी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 12-12 साल में बांट लिया। जैसे आप देखो खुद, क्या आपको अपनी उम्र पता है कितनी होगी, कितने साल जियोगे, नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हर साल बांट लेते हैं 12-12 महीने में। अगर 12 महीने कंप्लीट हो गए तो आप 1 साल के हो गए, 12 महीने तो 2, फिर 3-4 ऐसे। तो पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना, छोटे पार्ट्स मतलब लगभग 12 महीने में बांट लेना, वही क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है, फुल डिस्क्लोज मतलब डिस्क्लोज कर दो, क्लोज करना मतलब बंद करना, डिस्क्लोज मतलब ओपन करना। आपको कोई भी बातें छुपानी नहीं है, सारी बातें बतानी है। ठीक है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड आइटम रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड चू दोज आइटम विच आर मटेरियल। जो आइटम मटेरियल है वो आपको छुपाना नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें बताओ। मटेरियल और इमटेरियल दो चीज़ें होती है। मटेरियल का मतलब जिससे डिसीजन चेंज हो जाए, इमटेरियल मतलब जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो ये कौन सी बात बोल रहा है, मटेरियल। एक होता है इमटेरियल, जिससे डिसीजन चेंज ना हो, नॉट चेंज डिसीजन। अब देखो, मैंने कोई अगर बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में मान लो नीचे से वो बिल्डिंग कमज़ोर है या टूटी हुई है, अगर ये बात मेरे को मालिक बता दे तो क्या मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, तो वो क्या, मटेरियल। अगर उस बिल्डिंग में पेंट नहीं हो रहा है ये तो, या फिर छोटी सी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मैं उस बिल्डिंग को मना नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, खरीद लेंगे, छोटी सी दिक्कत जिससे कि मेरा डिसीजन चेंज ना हो, वो होता है इमटेरियल। तो यहाँ पे बात हो रही है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कहता है कि आपको सारी की सारी बातें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, सारी की सारी बातें आपको अगले को बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। जैसे ये आ गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया, फुल डिस्क्लोज करो। ठीक है। मटेरियल इफ इट विल बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, यूजर्स का डिसीजन चेंज हो जाए। ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। जैसे मान लो मटेरियलिटी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है, वो चीज़ें जो आप कस्टमर को बताओगे या यूजर्स को बताओगे और डिसीजन चेंज हो जाए। ठीक है, डिसीजन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं सामान बेच रहा हूँ दाल चावल, तो मैं कह दूंगा कि ये आटा या फिर ये चावल में
चावल के अंदर घुन लगे हुए हैं या चावल बेकार हो गए, बहुत पुराने हैं, क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, जो कि होता है मैटरनिटी प्रिंसिपल कहता है आपको कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, मैटरनिटी प्रिंसिपल का मतलब सीधा सा देख लो, जिससे कि डिसीजन क्या हो जाए, यूजर्स का चेंज हो जाए। अगर मैं कस्टमर को ये बोलूँ भाई ये जो चावल है, चावल का बैग, इसमें से ये फट रहा है तो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये बात बता दूंगा तो वो लेने से मना नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है भाई, जितना कम है उतने पैसे कम कर लो, यही तो बोलेगा। क्या उसका लेने डिसीजन चेंज हुआ? क्या उसने मना किया लेने से? नहीं किया। तो वो होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जहाँ पे उसका डिसीजन चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। जहाँ डिसीजन चेंज नहीं होता वह कहते हैं इममटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जहाँ पे आपका यूजर्स का डिसीजन चेंज हो रहा है तो वो मटेरियलिटी है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोवाइड ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। मान लो फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि लॉस होगा, फ्यूचर में लॉस होगा, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। मतलब अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में घाटा होगा तो इस तरह के घाटे को आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे डेटर्स डूबने वाले हैं, तो मैं आज से क्या बना लूँगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लूँगा। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है अच्छे से। बस अभी इतना मान लो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप आज ही मान लो लॉस हो गया, मतलब आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इनकम को नहीं मानोगे। फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी कमाई हो सकती है इस चीज़ की वजह से, तो उस जब वो होगी जब भी आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन कोई ऐसा लॉस है या कोई खर्चा है आपको लग रहा है होने वाला है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। ये ऐसा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे है कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड एट द प्राइस पेड। आपको उस प्राइस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो पैसे आपने दिए हैं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपको वो वैल्यू रिकॉर्ड करनी है जिस वैल्यू पे आपने पे किया। मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है जिस साल के खर्चे ले रहे हो उसी साल का क्या लो? इनकम लो। एक्सपेंस और इनकम बोथ आर सेम ईयर। एक्सपेंस और कमाई मतलब खर्चा और कमाई आपको जो कंसीडर करनी है वो एक ही साल की करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खर्चा एक का काफ़ी सारे सालों का ले रहे हो, कमाई एक साल की ले रहे हो। जैसा कि मैं बताता हूँ, मान लो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और मैंने एडवर्टीजमेंट कराया 10 लाख का। ठीक है, और वो 10 साल चलेगा, तो एक साल का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई मैंने 2 लाख प्रॉफिट कमाया, 10 लाख का खर्चा कर दिया, तो मेरे को 8 लाख का घाटा हो गया, तो गलत है ना। मैं क्यों गलत है? क्योंकि ये खर्चा तो है 10 साल का, कमाई ले रहा हूँ मैं 1 साल की, तो गलत हो गया। सही तरीका क्या है? 2 लाख में से 1 साल का खर्चा माइनस करो ताकि जो 1 लाख आए, ये तरीका सही है। मतलब जितने साल की आप कमाई लोगे उतने साल का खर्चा भी लेना है। जिस साल की कमाई उस साल का खर्चा, दोनों क्या होने चाहिए? सेम ईयर के होने चाहिए। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला है डुअल एक्सेप्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। कम से कम दो से ज़्यादा भी फर्क पड़ सकते हैं, इसीलिए आपके बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक। ठीक है, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब जिसके फर्क कम से कम 2 पड़े। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर बिजनेस में मालिक पैसे लगाता है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और पैसा भी आ रहा है, तो बैंक में भी फर्क पड़ रहा है और लाइबिलिटी में भी फर्क पड़ रहा है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में फर्क पड़ रहा है तो कम से कम 2 जगह तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसे कहते हैं डुअल एक्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब आपकी कमाई होगी जब उसको रिकॉर्ड करना है।
द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द राइट टू रिसीव स्टेबल, मतलब जब आपकी कमाई होगी तो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लो। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बिजनेस है, उसने सामान बेचा है सेल गुड्स इन फरवरी, और जो उसका पैसा है अप्रैल, तो वो सेल कब की होगी, वो सेल कंसीडर की जाएगी फरवरी की, चाहे पैसा पहले मिले चाहे बाद में मिले, जब सामान आपने बेचा है वो जब ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये कहता है ट्रांजेक्शन जो भी आप रिकॉर्ड करोगे किस बेसिस पे करोगे, एविडेंस। अगर उस ट्रांजेक्शन का आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो उसे रिकॉर्ड करो, नहीं तो मत करो। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स करा दिए, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बार क्विक रिवीजन देख लो। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास ट्रांजेक्शन जब भी रिकॉर्ड करना है वो एविडेंस के हिसाब से करना है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इनकम हुई है जब भी उसको रिकॉर्ड करो, चाहे उसका पैसा पहले मिले चाहे बाद में मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कम से कम हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, सेम। अगर डेबिट में 10 प्लस है तो क्रेडिट में भी 10 प्लस, डेबिट में 5 माइनस है तो क्रेडिट में भी 5 माइनस। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको खर्चा और कमाई सेम ईयर की लेनी है, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप उस ट्रांजेक्शन में उतना ही अमाउंट लिखना जितना आपने पे किया है या आपको मिला है, जितना अमाउंट, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है, आपको लग रहा है लॉस हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कमाई भी हो सकती है, तो उस कमाई को जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो कमाई हो नहीं जाती। फिर है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल होता है जहाँ पर हम अपने यूजर्स का डिसीजन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जो हमने अगर यूजर्स को बता दी तो क्या हो जाएगा, वो डिसीजन चेंज हो जाएगा। ओके, वो होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अगला है फुल डिस्क्लोजर, मतलब आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, आपको सारी बातें अपने यूजर्स को बतानी है। फुल डिस्क्लोज, सारी बातें बताओ, कुछ भी छुपाना नहीं है। और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है जो हमारे बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया। लगभग जो एक पीरियड है वो 1 साल का होता है, 12 मंथ्स का। जैसे आप अपने लाइफ को बांट लेते हो, हर साल बर्थडे बनाते हो तो क्या 1-1 साल कम हो रहा है ना, तो वैसे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है जिसकी वैल्यू हम मनी में लगा सकते हैं वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करेंगे जिनकी वैल्यू मनी में नहीं लगा सकते। और ये है अकाउंटिंग एंटिटी और या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कहता है जब भी आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, मालिक अलग बिजनेस अलग, ये मान के हमें हमेशा अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। और क्या पढ़ाया था मैंने, एक्यूरेल अजम्पशन। एक्यूरेल अजम्पशन मैंने ये बताया था इन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड व्हेन एंटर इनटू व्हेनेवर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट, मतलब जब ट्रांजेक्शन हुई है जब रिकॉर्ड करो, चाहे उसका पैसा आपको मिले, अभी मिल जाए या बाद में मिले, या आप अभी पेमेंट करो या बाद में पेमेंट करो, तो जब वो ट्रांजेक्शन हुई है जब भी आपको रिकॉर्ड करना है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि जो आपने एक बार मेथड लगा दिया उसी को हमेशा फॉलो करो। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि आपको बिजनेस कभी भी क्लोज नहीं करना है, आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई चलो बिजनेस बंद कर दो, नहीं, अगर बिजनेस ओपन किया तो लंबे समय तक चलना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए कैग है, जी फॉर गोइंग कंसर्न, सी फॉर कंसिस्टेंसी और ए फॉर एक्यूरेल एजम्पशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे।